हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग यानी कि विद्युत वायरिंग से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो आज का टॉपिक नंबर 10 है। इससे पहले हम 9 टॉपिक पर वीडियो दे चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखें हैं तो सभी वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप एक एक करके सारे टॉपिक वाइज वीडियो को देख पाएंगे। और ये जो सीरीज है 1000 प्लस MCQ का, आपको सभी टॉपिक पर वीडियो मिलेगी और चैप्टर वाइज मिलेगी। तो हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहिएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए बिना देर की वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं। तो आइए सभी क्वेश्चन को हम शानदार तरीक़ा से सॉल्व करते हैं। और आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल वायरिंग यानी कि विद्युत वायरिंग से सारे MCQ होंगे। इससे पहले हम 9 टॉपिक पर वीडियो दे चुके हैं, उसका भी लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। आप चाहे तो उस वीडियो को भी एक एक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो MCQ को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा बता देते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग किसी भवन, कार्यशाला, उद्योगशाला में विद्युत शक्ति के आपूर्ति हेतु विद्युत लाइन के एक व्यवस्थित तरीका से संयोजन करना ही इलेक्ट्रिकल वायरिंग कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग जाने कि आखिर इलेक्ट्रिकल वायरिंग क्या होता है। अब आइए शानदार तरीका से MCQ को सॉल्व करते हैं। प्रीवियस वीडियो की तरह कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, उसे भी आप अपने नोट्स वगैरह में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है एक विद्युत उप परिपथ में कितने प्रकाश उपभोग बिंदु हो सकते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 8 पॉइंट, दूसरा ऑप्शन है 10 पॉइंट, तीसरा ऑप्शन है 12 पॉइंट और चौथा ऑप्शन है कितने भी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है उप परिपथ के लिए उप परिपथ में कितना अधिकतम पॉइंट की संख्या हो सकती है, 10 पॉइंट, ठीक है। अगर लोड आपसे पूछा जाता कि इसमें लोड की संख्या कितना हो सकता है अधिकतम, तो 1000 वाट से अधिक लोड नहीं होना चाहिए किसमें, उप परिपथ में। अगर आपसे पावर परिपथ पूछ देता तो 2 पॉइंट होता है पावर परिपथ के लिए। और इसमें अगर लोड की बात करें तो 3000 वाट लोड से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण डेटा को आप ध्यान में रखिएगा पावर परिपथ और उप परिपथ दोनों के लिए, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बेहद महत्वपूर्ण है। आपसे यहाँ पर पूछा गया है छत के पंखे का फर्श से न्यूनतम ऊंचाई पर लटकना चाहिए। मान लीजिए कोई यहाँ पर पंखा है, ठीक है, ऐसे, और ये फर्श है। तो यहाँ से इसकी जो दूरी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन है 1.5 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 1.75 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 2.5 मीटर और चौथा ऑप्शन है 3 मीटर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो दूसरा का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर C के साथ चला जाएगा। 2.5 मीटर यानी कि 2.5 मीटर होती है, ठीक है। अगर फीट की बात करें तो 8.2 फीट के आसपास आएगा, यानी कि 8 फीट से कुछ थोड़ा सा अधिक आता है, ठीक है। तो फीट को भी आप ध्यान में रखिएगा, कभी कभी फीट में भी ऑप्शन दे देता है, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोनों डाटा याद रखिएगा, मीटर में और फीट में। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट बात बता देते हैं। अगर आपसे लाइट पूछ देगा कि फर्श से लाइट की ऊंचाई कितना होना चाहिए, जो सभी प्रकार के लाइट लगाए जा सकते हैं, कम से कम उसकी ऊंचाई कितना होना चाहिए। तो लाइट की जो ऊंचाई होना चाहिए फर्श से 2.25 से कम नहीं होना चाहिए, 2.25 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का लाइट आप लगा रहे हैं उसका फर्श से न्यूनतम ऊंचाई जो होना चाहिए 2.25 से कम नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार नियंत्रक स्विच बोर्ड की होती है जो ऊंचाई, उसका 1.3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। नियंत्रक स्विच बोर्ड के लिए फर्श से ऊंचाई 1.3 मीटर और सभी प्रकार के लाइट की ऊंचाई जो होता है वो 2.25 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। बाकी पंखा का डेटा आपको बताइए दी है। राइट ऑप्शन दूसरा का C के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग भी जानते होंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 2 वे स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है लैंप वायरिंग में किया जाता है, दूसरा ऑप्शन है जीने की वायरिंग में किया जाता है, तीसरा ऑप्शन है सॉकेट वायरिंग में किया जाता है और चौथा ऑप्शन है यह सभी में किया जाता है। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो तीसरा का राइट ऑप्शन B के साथ चला जाएगा। 2 वे स्विच का प्रयोग जीने की वायरिंग में करते हैं। यह स्विच ऐसा होता है कि आप जब नीचे फ्लोर में रहेंगे
तो वहाँ से ऑन करके आराम से आप सीढ़ी के माध्यम से छत पर ऊपर चढ़ जाएंगे। फिर छत के ऊपर जाने के बाद इसे आराम से इस लाइट को बुझा सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि DPIC स्विच और TPIC स्विच जो है किस प्रकार का स्विच होता है। तो पहला ऑप्शन है रोटरी स्विच होता है, दूसरा ऑप्शन है मेन स्विच होता है, तीसरा ऑप्शन है टॉगल स्विच होता है और चौथा ऑप्शन जो है उपयुक्त सभी होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम पहले इसकी फुल फॉर्म बता देते हैं DPIC और TPIC का। DPIC का मतलब होता है डबल पोल आयरन क्लैड और TPIC का होता है ट्रिपल पोल आयरन क्लैड। इस स्विच का प्रयोग हम मेन लाइन के लिए ऑन ऑफ करने के लिए उपयोग करते हैं। तो यह जो स्विच होगी मेन स्विच टाइप होगी। ठीक है, तो मेन स्विच टाइप राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखें। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है रोटरी स्विच का उपयोग निम्न में से किस उपकरण में नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है नाइट लैंप में, दूसरा ऑप्शन है कूलर में, तीसरा ऑप्शन है बिजली का पंखा में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज़ कीजिएगा तो 5वां का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। रोटरी स्विच का प्रयोग हम नाइट लैंप में नहीं करते। इस स्विच का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है जहाँ पर हम स्पीड को बढ़ाना और घटाना होता है। जैसे कि पंखा हो जाएगा, पंखा का जब हम कम स्लो में चलाना रहता है तो इसकी मदद से हम नॉब को घुमाते हैं तो कम हो जाता है और इस नॉब को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर उसकी स्पीड बढ़ जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर कूलर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो प्रयोग नहीं किया जाता है वो यहाँ पर नाइट लैंप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 5वां का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा नियंत्रक युक्ति के अंतर्गत आता है। कंट्रोलिंग डिवाइस के अंतर्गत कौन आता है, ये आपसे पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है स्विच, दूसरा ऑप्शन है थर्मल रिले, तीसरा ऑप्शन है फ्यूज और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर छठा का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। स्विच जो होता है कंट्रोलिंग डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो राइट ऑप्शन ये हम यहाँ पर ए के साथ चूज करेंगे। और स्विच जो होती है कंट्रोलिंग डिवाइस होती है जिसका उपयोग हम विद्युत धारा को प्रवाह को रोकने तथा समाप्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है 3 पिन सॉकेट की कितनी क्षमता बनाई जाती है। यानी कि जो सॉकेट होता है हमारा 3 पिन वह कितना क्षमता तक बनाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है 5 एम्पियर 255 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 5 एम्पियर या 15 एम्पियर 200 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 5 एम्पियर 10 एम्पियर 200 वोल्ट और चौथा ऑप्शन है 5 एम्पियर या 15 एम्पियर 250 वोल्ट। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 7वां का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। 3 पिन जो सॉकेट होती है 5 एम्पियर और 15 एम्पियर 250 वोल्ट के बनाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम डी के साथ चूज करेंगे। हम जानते हैं कि सॉकेट हमारा 2 प्रकार से होती है, 2 पिन और 3 पिन। 2 पिन का जो क्षमता होती है 5 एम्पियर 250 वोल्ट और 3 पिन का जो क्षमता होती है 5 एम्पियर या 15 एम्पियर 250 वोल्ट। ठीक है, तो राइट ऑप्शन 7वां का हम डी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है एक 3 पिन प्लग टॉप को अर्थिंग पिन मोटा करने का क्या कारण है। यानी कि जो 3 पिन का प्लग टॉप होता है उसका जो अर्थिंग पिन होता है मोटा होता है और उसको मोटा करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये जो अर्थिंग होता है इसको मोटा करने का रीज़न आपसे पूछा गया। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन है प्लग टॉप में भली भांति फिट होने के लिए, दूसरा ऑप्शन है अधिक लीकेज धारा को वहन करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर तीनों में भिन्नता दिखाई दे और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 8वां का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। अधिक लीकेज धारा का वहन करने के लिए 3 पिन प्लग टॉप होता है उसमें अर्थिंग पिन को मोटा रखा जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम बी के साथ चूज करेंगे। ठीक है, 8वां का राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है एक लैंप को 3 स्थान से नियंत्रित करने के लिए कितने स्विच की आवश्यकता होती है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एक 2 वे स्विच, एक इंटरमीडिएट स्विच,
दूसरा ऑप्शन है 2 टू वे स्विच, 1 इंटरमीडिएट स्विच। तीसरा ऑप्शन है 1 टू वे स्विच, 2 इंटरमीडिएट स्विच। और चौथा ऑप्शन है 2 टू वे स्विच, 2 इंटरमीडिएट स्विच। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो नावा का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। 2 टू वे स्विच और 1 इंटरमीडिएट स्विच का हम प्रयोग करेंगे 3 स्थान से नियंत्रित करने के लिए। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम नावा का बी के साथ चूज करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है हमसे, विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए एक मूलभूत आवश्यकता होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए जो सेफ्टी की ज़रूरत होती है, सेफ्टी के पर्पज से उपयोग की जाती है, वह कौन होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है स्विच, दूसरा ऑप्शन है होल्डर, तीसरा ऑप्शन है फ्यूज और चौथा ऑप्शन है तार। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 10वां का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट को सेफ्टी के दृष्टि से जो हम यूज़ करते हैं, फ्यूज का उपयोग करते हैं, राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। फ्यूज को और स्विच को चालक के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, चालक तार के श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में अभी हम आपको ऊपर में बता दिए। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया 11 में फ्यूज को डॉट डॉट संयोजित करना चाहिए, यानी कि फ्यूज को हमें किस तार के साथ जोड़ना चाहिए, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है उदासीन चालक के श्रेणी में जोड़ना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है उदासीन चालक के समानांतर में जोड़ना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है चालक तार के श्रेणी में जोड़ना चाहिए और चौथा ऑप्शन है चालक तार के समानांतर में जोड़ना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। फ्यूज और स्विच को हम चालक तार के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 11 का हम सी के साथ चूज किए। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कार्टियस फ्यूज का प्रयोग किया जाता है, यानी जो कार्टियस फ्यूज होता है उसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, ये आपसे पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है वर्कशॉप में, दूसरा ऑप्शन है वैद्युत उपकरण मशीन में, तीसरा ऑप्शन है वितरण स्टेशन में और चौथा ऑप्शन है वैद्युत स्थापना में। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 12 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। कार्टियस फ्यूज का हम प्रयोग वर्कशॉप में करते हैं। अगर क्लास डी प्रकार का कार्टियस फ्यूज का उपयोग पूछा जाता तो आप विद्युत उपकरण मशीन में कर सकते हैं, लेकिन आपसे ओनली कार्टियस फ्यूज का उपयोग पूछा है, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चूज कीजिएगा। वर्कशॉप में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी रेटिंग की बात करें तो 2 एम्पियर से 60 एम्पियर तक होता है, यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। 12 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान क्वेश्चन है। ये भी यहाँ पर आपसे पूछा गया 13 में मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी का उपयोग होता है, यानी कि एमसीबी का उपयोग हम कहाँ करते हैं। पहला ऑप्शन है मोटर जनरेटर की वायरिंग में, दूसरा ऑप्शन है टेस्टिंग बोर्ड की वायरिंग में, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी में। तो 13 का जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर सी के साथ चला जाएगा। भवन के प्रत्येक कक्ष के वायरिंग में एमसीबी का उपयोग किया जाना चाहिए। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम सी के साथ चूज किए। 13 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है फुल फॉर्म ईएलसीबी का पूरा नाम क्या होता है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल लीकेज सर्किट ब्रेकर, दूसरा ऑप्शन है अर्थ लाइन करंट ब्रेकर, तीसरा ऑप्शन है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल लाइन सर्किट ब्रेकर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो ईएलसीबी का जो पूरा नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, राइट ऑप्शन सी के साथ चूज करेंगे। इसके अलावा एमसीसीबी का जो होता है मॉडुलेट केस सर्किट ब्रेकर, एमसीबी का मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और ईएलसीबी का आपको हम बता ही दिए। तो ये तीनों प्रकार का फुल फॉर्म आप ध्यान में रखिएगा, एमसीबी, एमसीसीबी और ईएलसीबी। एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीसीबी मॉडुलेट केस सर्किट ब्रेकर और ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो ये तीनों डाटा को आप ध्यान में रखिएगा। 14 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है सर्किट ब्रेकर कब संचालित होता है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है जब शक्ति आपूर्ति करनी हो, दूसरा ऑप्शन है जब लाइन की जांच करनी हो, तीसरा ऑप्शन जब स्विच को चालू करना हो और चौथा जब कभी लाइन में दोष उत्पन्न हो। तो राइट ऑप्शन जब चूज कीजिएगा तो 15 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। जब कभी लाइन में दोष उत्पन्न होता है तो सर्किट ब्रेकर एक्टिव हो जाता है, यानी कि संचालित हो जाता है। तो 15 का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है
तापीय रिले विद्युत के आधारित होती है, यानी कि विद्युत के किस प्रभाव पर आधारित होती है, आपसे पूछा गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है ऊष्मीय प्रभाव, तीसरा ऑप्शन है किरण प्रभाव और चौथा ऑप्शन है रासायनिक प्रभाव। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 16 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। तापीय जो रिले होता है ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी के साथ हम चूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है 17 में, वायरिंग में लूपिंग विधि का प्रयोग सामान्यतः डॉट डॉट के लिए किया जाता है, यानी कि लूपिंग विधि का प्रयोग हम किस वायरिंग में करते हैं। तो पहला ऑप्शन है आधुनिक वायरिंग, दूसरा ऑप्शन है घरेलू वायरिंग, तीसरा ऑप्शन है कृषि कार्य वायरिंग और चौथा ऑप्शन है अस्थायी वायरिंग। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 17 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। लूपिंग वायरिंग का उपयोग हम घरेलू वायरिंग में करते हैं, तो राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। लूपिंग विधि का उपयोग हम लैंप या अन्य उपकरण को समानांतर क्रम में भी संयोजन करने के लिए उपयोग करते हैं, ताकि प्रत्येक उपकरण का अलग अलग जगह से नियंत्रित किया जा सके। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 17 का बी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, एनी कोड के अनुसार न्यूट्रल लाइन के लिए केबल का रंग होना चाहिए, यानी कि न्यूट्रल जो तार होता है उसका रंग कैसा होता है। पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा ऑप्शन है नीला, तीसरा ऑप्शन है काला और चौथा ऑप्शन है हरा। तो हम जानते हैं कि फेज वायर जो होती है RYB होती है, रेड, येलो और ब्लू, ठीक है। इसके अलावा जो न्यूट्रल लाइन होती है उसके लिए काला होता है, राइट ऑप्शन सी के साथ चूज करेंगे, और हरा जो होती है अर्थिंग लाइन के लिए होती है। तो 18 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, भारतीय विद्युत नियम के अनुसार सॉकेट की क्षमता कितनी होनी चाहिए, यानी कि BIS के अनुसार सॉकेट की जो क्षमता होती है वाट में कितना वाट तक होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है 60 वाट, दूसरा ऑप्शन है 100 वाट, तीसरा ऑप्शन है 40 वाट और चौथा ऑप्शन है 80 वाट। ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 19 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। 100 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन हम 19 का बी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया फ्यूजिंग फैक्टर है, यानी कि फ्यूजिंग फैक्टर का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है न्यूनतम फ्यूजिंग धारा बटा अंकित फ्यूज धारा, दूसरा ऑप्शन है अधिकतम फ्यूजिंग धारा बटा अंकित फ्यूजिंग धारा, तीसरा ऑप्शन है अंकित फ्यूजिंग धारा बटा न्यूनतम फ्यूजिंग धारा और चौथा ऑप्शन है अंकित फ्यूजिंग धारा बटा अधिकतम फ्यूजिंग धारा। तो ये जब 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 20वां का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। न्यूनतम फ्यूजिंग धारा बटा अंकित फ्यूज धारा फ्यूज फैक्टर कहलाता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 20वां का ए के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और ये 2 क्वेश्चन है 21 और 22, चित्र से रिलेटेड है, डायग्राम दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसका क्या नाम है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त इंटरमीडिएट स्विच का संकेत क्या होता है। तो 4 ऑप्शन है। जब ये 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 21 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ये जो डायग्राम है आपको इंटरमीडिएट स्विच का है। थोड़ा सा हम इसके बारे में बता देते हैं। यह 4 टर्मिनल वाला युक्ति होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 टर्मिनल है, 2 टर्मिनल है, 3 टर्मिनल है और 4 टर्मिनल। और ये चारों टर्मिनल को या तो क्षैतिज यानी कि सीधा में जोड़ा जाता है या क्रॉस रूप में संयोजित किया जाता है। तो आप इसे आसानी से आप डायग्राम देख करके समझ जाइएगा कि आखिर इंटरमीडिएट स्विच का डायग्राम कैसा होता है। और इसका उपयोग हम वहाँ पर करते हैं इस स्विच का जहाँ पर हमको 3 या इससे अधिक स्थान से किसी लैंप को नियंत्रित करना है, ठीक है। तो 21 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किया। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन नंबर 22 भी यहाँ पर एक डायग्राम से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया आपसे विद्युत वायरिंग के लेआउट में प्रयोग होने वाले 2 वे स्विच का संकेत क्या होता है। तो ये 4 डायग्राम दिया हुआ है, इसमें से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 2 वे स्विच का जो संकेत होता है राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ये होता है, जैसा कि देख पा रहे हैं इसमें 2 पथ है, 2 वे स्विच, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसमें सिंगल पथ है, इसमें सिंगल को ही 2 भाग में, और ये तो गलत ही है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर 22 का सी के साथ चूज़ की।
तो ये वायरिंग के ऊपर छोटा सा वीडियो था। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इसका पार्ट 2 भी हम सॉल्व करा देंगे, क्योंकि इसमें और कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी नहीं इंक्लूड हो पाया है। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा, तो मैं पार्ट 2 भी इसका जल्द अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।